बच्चों आज हम वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कुछ हमारे टॉपिक्स हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास टॉपिक है एरिया वेक्टर, या फिर इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो अभी तक हम एरिया को, क्षेत्रफल को अदिश राशि की तरह ट्रीट करते आ रहे हैं। हम इसको अदिश राशि मानते थे। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एरिया है, अब हम केवल इसका मान निकाल लेते थे कि इसका परिमाण कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसका मान कितना है ये बता देते थे। इसमें दिशा क्या है, ठीक है, किस डायरेक्शन का है, ये हम ध्यान नहीं देते थे या फिर इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आगे अब फिजिक्स में कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमको इस एरिया की डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती है, इस एरिया की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। तो फिजिक्स में अब हम इसको क्या करते हैं, एरिया को सदिश राशि की तरह ट्रीट करते हैं। तो सदिश राशि होता क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। और सदिश जिसमें एक तो परिमाण होता है और एक दिशा होती है। इसको एक एरो की मदद से दिखाया जाता है, जिसमें जो ये एरो की लंबाई होती है, वो इसके परिमाण को बताता है, परिमाण कि कितना इसका मान है। और ये जो एरो हेड होता है वो इसकी डायरेक्शन को बताता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमको फोर्स दिखाना है, तो माना मैंने एक एरो दिखा दी, ये जो 10 है, 10, ठीक है, जो इसका मान है वो इसकी लंबाई दिखा रही है, और ये जो इसका एरो का हेड है, डायरेक्शन, वो ये दिखा रही है। अब मैं बोलूँ सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन दिखाना है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इस एरो की ठीक लेंथ का हम 5 न्यूटन की एरो दिखा सकते हैं कि फोर्स इस साइड लग रहा है। तो ये जो एरो की लंबाई होती है ये परिमाण दिखाती है और इसका हेड डायरेक्शन दिखाता है। कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि हमको केवल डायरेक्शन की ज़रूरत है और हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो इक्वेशन है उसका मान किसी तरीके से बदल जाए। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एकांक वेक्टर का प्रयोग करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। जैसे मतलब डायरेक्शन तो ये भी दिखाएगी, सदिश राशियाँ भी दिखाएंगी, पर एकांक वेक्टर में क्या होता है कि जो परिमाण होता है इसका वो 1 होगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको किसी इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन का मान नहीं बदलेगा। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं, मान लीजिए हमने ये ए वेक्टर बताया, ठीक है, ये ए वेक्टर, इसमें परिमाण भी दिख रहा है और डायरेक्शन भी दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ इस डायरेक्शन में एकांक वेक्टर बताओ। तो एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन का, ये हो जाएगा, इसको ए कैप से दिखाया जाता है। अब ये दिशा तो वही दिखा रहा है पर इसका मान कितना है, 1 है। तो किसी भी वेक्टर को हम एकांक सदिश और उसके मान के साथ लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि इसका एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इतना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, हमने इससे दिखा दिया, और दिशा इसमें ए कैप है। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ए। या फिर अगर मैं सिर्फ ए कैप का मान निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला क्या था, हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल सदिश। माना हमारे पास कोई एरिया है, एरिया से बाहर की ओर लंबवत निकलने वाली डायरेक्शन में हम एरिया के वेक्टर को दिखाते हैं। यानी एरिया की दिशा हम कैसे दिखाएंगे, जो एरिया से लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, आउटवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो माना ये एरिया था, इसका टोटल मान लो कि ए था, ए मीटर स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। मान लो कि इस डायरेक्शन का जो एकांक सदिश है एन से दिखा देते हैं, यहाँ पे एन कैप, ये पूरा वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका मान हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एन कैप इंटू जो वेक्टर है, जो परिमाण है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं सब। अब इसको एग्जांपल के रूप में दिखा देते हैं। मान लो इसमें 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है, तो इसका हम एरिया सदिश कैसे दिखा सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को दिखाना चाहें तो देखो 10 तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये इधर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम आई कैप से दिखा सकते हैं, तो ये हो गया 10i। अगर ये एरिया कुछ इस तरीके से होता तो ये इस तरफ को, तो वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। मान लो कोई हमारे पास ये चतुर्भुज है,
तो इसका एरिया बाहर की ओर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये होता है एरिया वेक्टर। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कोण। कोण भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है समतल कोण और एक हो सकता है घन कोण। घन कोण का मतलब है ये 3 डायमेंशनल होगा और समतल कोण जैसे हम कागज़ में बनाते हैं 2 डायमेंशनल, वहाँ बनता है। अब समतल कोण को नापा जाता था रेडियन में, SI यूनिट्स हमने पढ़ी हुई है कि रेडियन में नापा जाता है, और घन कोण को हम नापते हैं स्टेरेडियन में। तो देखिए समतल कोण जैसे कागज़ है हमारे पास, यहाँ पे ये सारा कागज़ है, ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल हमारे पास है। तो अब हम क्या करें, मान लो ये कोण हमने बनाया तो ये समतल कोण बना। और घन कोण क्या होगा, घन कोण होगा जैसे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये आइसक्रीम का कोन है या कैप है, तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा घन कोण होगा। तो इस तरीके से ये घन कोण बनते हैं। कैप हो गई, आइसक्रीम का कोन हो गया, या कोई भी एरिया मिलके यहाँ पे बना रहा होगा इस तरीके से, तो ये घन कोण बनेगा। अब हम देखते हैं रेडियन और स्टेरेडियन क्या चीज़ है। देखो रेडियन को कैसे नापा जाता है। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है ये, इसको हिंदी में भी रेडियन और स्टेरेडियन ही कहते हैं। वृत्त की इसकी त्रिज्या हो गई r, जो ये इसका परिधि है, इसमें मान लो r दूरी का वक्र ले लिया हमने, तो ये r थी, ये तो r थी, और साथ में हमने यहाँ पे ये जो लंबाई ली है ये भी r है, ठीक है, जितनी त्रिज्या है उतनी ही लंबाई ली। तो ये वाला वक्र सेंटर पे जो कोण बनाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर पे जो कोण बनाएगा वो 1 रेडियन का होगा। इसी तरीके से अगर हम 2r ले लें, एक r तो हमने यहाँ ले ही लिया था, ये एक r ले लिया, एक और r की दूरी ले लें, ठीक है। तो अब जो ये कोण बनेगा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक का ये वाला पूरा कोण, तो ये होगा अब 2 रेडियन। जब पूरा कंप्लीट ये 180 डिग्री का कोण बनता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये पाई रेडियन कोण बन गया। कितना बन गया, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री का जब कोण बनेगा तो हम बोलते हैं होता है पाई रेडियन का कोण होता है ये। और जब एक सर्कल एक पॉइंट से शुरू होकर पूरा घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो तब जो कोण बनता है ये बनता है 2 पाई रेडियन का। तो हमको यही याद रखना है, बाकी हमको कुछ याद रखना नहीं है कि जब सर्कल होता है तो वो कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट है जब वृत्त, वो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। अब हम बात करते हैं स्फीयर की, एक गोले की। अब यह गोला जैसे बॉल होती है ना, तो ये बॉल है, इसमें मान लो इस बॉल की सतह पर ऊपर की ओर कोई एरिया है यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से बना देते हैं इस चित्र को। और जो अभी हमने पढ़ा था वो वृत्त था, यहाँ पे हमने लिख लिया, मान लो इसकी रेडियस r है। अब क्या होगा, गोले के ऊपर है ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ होगा इसका, गोल बाहर की ओर, ठीक है, बॉल में बाहर की ओर जिसमें हम हाथ लगा के ऐसे, ये इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक। तो इसके वक्र पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि गोले की सतह पर, बाहर की सतह पर हमने एक एरिया ले लिया, ये बाहर की सतह पर लिया है, इस एरिया का मान है r स्क्वायर के बराबर, जितनी रेडियस थी उसी का स्क्वायर वाला हमने एरिया लिया है, तो इतना हमने एरिया ले लिया। तो ये जो कोण बनाएगा सेंटर पे, ये 1 स्टेरेडियन होगा। तो वृत्त के केस में 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन होता है। r लेंथ का जो वक्र होता है वो केंद्र पर कोण बनाता है, r लेंथ का जो वक्र होगा वो केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाता है। अब गोले के केस में r स्क्वायर जितना कोण, r स्क्वायर का एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला एरिया, ठीक है। तो r स्क्वायर वाला एरिया सेंटर पे जितना कोण बनाएगा उसको हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन, इसको हम 1 स्टेरेडियन कहेंगे। अब एक कंप्लीट चक्कर में वृत्त में बनता है 2 पाई रेडियन का कोण, और इसमें जो पूरी सतह होगी, ये पूरी सतह सेंटर पे जो कोण बनाएगा, सेंटर पे यहाँ पे, पहले हमने एक ये देखा था गोला, ये सेंटर पे कोण बनाया था, अब हमने पूरी सतह ले ली, ठीक है, इसकी जितनी भी बाहर की सतह है, ये जितना कोण बनाएगा उसको हम बोलते हैं कि ये 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनाता है। एक सर्कल सेंटर पे पूरा सर्कल 2 पाई का कोण बनाएगा, और एक गोला सेंटर पे 4 पाई का कोण बनाएगा, ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन का। अब इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वैद्युत फ्लक्स होता है किसी भी एरिया से, कोई भी क्लोज्ड एरिया है उससे गुजरने वाली कुल
वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र से कितनी संख्या में रेखाएं गुजर रही हैं उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेफिनेशन है ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि एक्चुअल में आप इन लाइनों को नहीं गिन सकते हो। ठीक है, वैसे भी ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो आप इनको गिन नहीं सकते कि कितनी रेखाएं गिन जा रही हैं। ठीक है, सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि हाँ इस क्षेत्र से ज़्यादा जा रही हैं और हो सकता है इस क्षेत्र से कम रेखाएं जा रही हैं। तो हमको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए ही है। ठीक है, हम एग्ज़ाम में भी यही लिखना है। अब इसको हम मान कैसे निकालेंगे? माना हमारे पास कोई एरिया है और इस एरिया की डायरेक्शन हमने इस तरफ को दे दी, और इस एरिया का मान या मैग्नीट्यूड जो है वो हमने डेल एस लिख लिया, डेल ए भी लिख सकते हैं, डेल एस लिख लिया मान लो हमने। यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। मान लो यहाँ से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी होंगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? थोड़ी सी कम घनी होंगी वहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई क्या होती है? हमको ये बताती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर कहाँ पे वीक है। जितना ज़्यादा ई होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी, उतनी ज़्यादा संख्या में लाइंस होंगी। तो हमने अब क्या होता है, हम जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको फाई से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक छोटा एरिया ले रखा है डेल एस, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे डेल फाई। डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा? जितना एरिया है डेल एस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, ई डॉट डी एस। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ई डेल एस कॉस। अब देखो, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे हमेशा एरिया के पैरेलल लेंगे। पैरेलल का मतलब क्या है? जो इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी दिशा और एरिया की दिशा, ये एरिया की दिशा ये रेड से दिखा रखी है, वो सेम होनी चाहिए। अगर मान लो कि ये हमने एरिया रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरफ। अब देखो, तो हमको क्या करना है? हमको इस एरिया की डायरेक्शन कैसी लेनी है? इसी डायरेक्शन में लेनी है जिस डायरेक्शन में ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे। तो अगर ये ए था तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमने ऊपर डी एस माना था तो हम इसको डी एस ही मानते हैं। ये डी एस था, डेल एस था, तो फिर इस डायरेक्शन में जो आएगा ये आ जाएगा डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर होता है ना ए, तो इसको हमने मान लो थीटा डायरेक्शन में, इससे थीटा डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेना है। तो हम कैसे निकालते हैं? इसको हम लिख देते हैं ए कॉस थीटा। इसी तरीके से ये डेल एस था यहाँ पे, अब ये डेल एस था तो हमने इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया। अब कैसा हो जाएगा वो कंपोनेंट? अब वो हो जाएगा, अब वो अगर मैं यहीं पे दिखाऊं तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया वो एरिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया भले ही मुड़ रखा था, इधर टिल्ट हो रखा था नीचे को, ठीक, तो हमने इसको, इस एरिया को कुछ इस तरीके से घुमाना है या इसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में ये इसके समांतर हो जाए, एरिया की डायरेक्शन और जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो समान हो जाए। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला ई इंटू डी एस कॉस्ट। अब देखो, अगर हम इसको किसकी टर्म्स में लेंगे, डिफरेंशियल टर्म में या डी एस और डी फाई के टर्म में लेंगे, तो तब कैसे लेंगे? मान लो ये एक एरिया है, ये पूरा एरिया मान लो कंप्लीट एरिया हो गया एस, और इसमें एक छोटा सा यहाँ पे एरिया है डी एस। ये क्या है? ये इतना छोटा एरिया है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो ये टेंडिंग टू 0 है। ठीक, बहुत छोटा एरिया है, इसको नाप भी नहीं सकते। अब क्या होगा, इस एरिया से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या होगी उसको हम दिखाएंगे डी फाई से। जब हम डी एस एरिया के लिए ले रहे हैं तो हम डी फाई से दिखाएंगे, जब हम डेल एस एरिया के लिए ले रहे हैं
तो हम डेल फाई से दिखाएंगे, और अगर हम केवल कंप्लीट एरिया के लिए ले रहे हैं तब हम फ्लक्स को फाई से दिखाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो अभी हम ds की बात कर रहे हैं, डी फाई की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, ds से निकलने वाला फ्लक्स हमने डी फाई से दिखा दिया, तो कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, ये किससे निकलने वाला फ्लक्स है, ये केवल ds एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, ये ds क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स है। अगर मैं इसमें थोड़ा बड़ा एरिया मान लेता यहाँ पे, जिसको हम काउंट भी कर सकते थे, उसको मैं डेल s कह देता, तो जो हम फ्लक्स निकालते उसको हम बोलते ई डेल एस। और अगर मैं कंप्लीट का देखता, ये तो डेल एस से जा रहा है, और कंप्लीट जो हमारे पास पूरा एरिया है यहाँ पे, जो कंप्लीट एरिया है उस पूरे का फ्लक्स निकालता मैं, कुल फ्लक्स, तो मैं उसको फाई से दिखाता। ठीक है, अब फाई से दिखाता तो ई डॉट एस हो जाता, क्योंकि पूरा एरिया क्या है, पूरा एरिया है एस, तो ई एस हो जाता। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कंडीशन में इसको दिखाया। अब हम देखें इसकी डायरेक्शन, वैद्युत फ्लक्स जो है ये अदिश राशि है। अब अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट यानी मात्रक, मात्रक कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, या ई डॉट एस लिख देते हैं केवल, क्योंकि हमने वहाँ एस लिख दिया है। अब ई का मात्रक क्या होता है, हमने अभी थोड़े दिन अभी हमने पढ़ा था, न्यूटन पर कूलाम। ई का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, तो न्यूटन अपॉन कूलाम। और एस का हो गया मीटर स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारे पास यही हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, कूलाम की पावर -1, ये फार्मूला हो गया। इसी तरीके से अब हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, यानी कि विमीय सूत्र निकालेंगे अब हम इसका। तो फिर से हम फार्मूला लिख लेते हैं, इसी से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू, देखो ये हो गया बल के लिए। ठीक है, तो न्यूटन, बल का क्या होता है, mlt -2, ये हो गया। कूलाम का -1, तो कूलाम का -1 का मतलब है at, दोनों का -1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी -1, ये भी -1। और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा l की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो m तो एक ही है, तो m का m आ गया। l कितना है, l एक ये है और एक ये है, तो l की पावर 1 और l की पावर 2, दोनों की पावर जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, l की पावर 3, m l की पावर 3। अब इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ, देखो दोनों ये ऊपर से लिखा हुआ है ना, तो इसकी भी पावर -1 है और इसकी भी पावर -1 है। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, t की पावर -1 है, यहाँ पे t की पावर -2 है। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे t की पावर -2 और t की पावर -1, तो ये हो जाएगा t की पावर 2 माइनस t की पावर -1, और ये हो जाएगा t की पावर -3। तो कितना आ गया, t की पावर -3। अब क्या बचा, a बचा, l भी हो गया, तो a की पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला हो गया m की पावर 1 या m1 l3 t -3 और a -1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं। माना कि हमारे पास एक ये पूरा का पूरा क्या था, एक ये पूरा एरिया था, इसको मैं a से दिखा रहा हूँ। तो और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, एलिमेंटल एरिया ds, इसको हम s से दिखा लेते हैं। माना कि हमारे पास एक ये पूरा एरिया है जिसे हम s से दिखा रहे हैं, और इसके अंदर एक एलिमेंटल एरिया है छोटा सा, इसको हम ds से दिखा रहे हैं। जो इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, ds का जो फ्लक्स होगा वो होगा d फाई। अब क्या है, अब जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ये माना था, इसी प्रकार से यहाँ पे और छोटे छोटे एरिया भी हम मान सकते हैं। मतलब हमने हर जगह जो भी ये फ्लक्स था, जो भी मतलब ये जो एरिया था, इस एरिया में कंप्लीट जगह पे हमने छोटे छोटे क्या मान लिए, ये एलिमेंटल एरिया मान लिए, ds मान लिए, हर जगह ds। ठीक है, तो अगर मैं सारे ds को जोड़ दूंगा तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा, है ना, s निकल जाएगा। ये छोटे छोटे जो बनाए थे सबको जोड़ेंगे तो s निकल जाएगा। अब देखो हर एक ds से निकलने वाला फ्लक्स है d फाई, तो सारे ds से कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा, d फाई। तो ये जो सारा कंप्लीट फ्लक्स निकलेगा वो सारे d फाई को जोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को ये पता करना है कि इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है,
तो कैसे निकलेगा, सारे ds से निकलने वाले फ्लक्स को अगर मैं जोड़ दूं तो कंप्लीट फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, और इस बार बार जोड़ने को ही हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं डी फाई का इंटीग्रेशन कर दूं, जैसे हमने डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने कंप्लीट डी फाई को जोड़ दिया है, जितने डी फाई यहाँ पे थे सबको जोड़ दिया है, सारे के सारे डी फाई को हमने जोड़ दिया है। तो हमारे पास ये एरिया था, इसको हमने एस से दिखाया था, और इसमें छोटा सा एरिया था जिसको हमने डी एस से दिखाया था। इससे निकलने वाला फ्लक्स जो था वो डी फाई था। तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस ये होता है, और जो कंप्लीट फ्लक्स निकलेगा वो इसका इंटीग्रेशन करके मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और क्योंकि फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से हम देख रहे हैं तो होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस जो ये वाला चिन्ह होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है होल इंटीग्रेशन, यानी कि जो ये कंप्लीट एरिया था, ठीक है, इसमें पूरे में लेना है, क्लोज चीज़ है। ठीक है, जहाँ से कहीं ना कहीं से शुरू होकर कहीं बंद हो रहा है। ठीक, तो ये होल इंटीग्रेशन करना है। अभी हमने इसका यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा वाला। यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, कॉस थीटा का मान पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इस कारण से फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। तो फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा। फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। और फ्लक्स जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो के बराबर है। तो ये डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, सारे के सारे मान। अगर कॉस थीटा 90 डिग्री से छोटा है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। फिर कॉस का मान अगर कॉस थीटा में थीटा का मान अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो ये नेगेटिव में आएगा, ये इसका ग्राफ होता है। और अगर जीरो है, ये जीरो हो गया, थीटा जीरो है तो कॉस भी जीरो होता है। इस तरीके से होता है ये।